और शुरुआत अहम खबर के साथ। जम्मू कश्मीर बांडीपुरा के बतरेना में फौज ने 2 मिलिटेंटों को ढेर कर दिया है। कहा जा रहा है कि 2 मकामी मिलिटेंट एक मकान में पनाह लिए हुए थे। तकरीबन 2 घंटों तक इलाके में एनकाउंटर जारी रहा। फौज ने दोनों मिलिटेंटों को मार गिराया है। गुंजान आबादी वाले इस इलाके में 2 घंटों तक फौज और मिलिटेंटों के दरमियान गोलियों का तबादला जारी रहा। फौज ने भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद जब्त कर लिया है। मिलिटेंटों की शिनाख्त आज़ाद शाह और आबिद हक्कानी के तौर पर की गई है। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक मिलिटेंट बीजेपी लीडर वसीम बारी के कत्ल में मुलविस थे। बांडीपुरा पुलिस की जानिब से मिलिटेंटों को सरेंडर करने की अपील की गई थी, लेकिन मिलिटेंटों ने खुद सुपुर्दगी से मना कर दिया और आखिरकार मारे गए। आप अपने बांडीपुरा पुलिस की तरफ से आपको अपील की जाती है कि आप जितने भी मिलिटेंट अंदर हैं, आप अपने हथियार डाल दें और बाहर निकल आएं। आपसे अपील की जाती है कि आप हथियार अंदर छोड़कर अपने हाथ बिल्कुल ऊपर करके बाहर आ जाएं। आपको पूरा मौका दिया जाएगा कि आपके साथ कानूनी इंसाफ किया जाएगा। यमो चीजों मल कहीं नेरन यीत्या तुम नफर अंदर कन तुम अपील कर कि तुम त्रो पन हथियार, तुम करो सरेंडर, तुम नीरिव नेबर। यमो चीजों मल कहीं नेरन तुम अपील कर तुम त्रो पन हथियार तो नीरिव नेबर। और चलिए सीधे रुख करेंगे बांडीपुरा का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सईद। सईद, आपसे इसकी तफसीलात जानना चाहेंगे और सबसे अहम बात यह है कि पुलिस ने इन मिलिटेंटों से अपील की थी कि ये सरेंडर कर दें, खुद सुपुर्दगी कर दें, लेकिन इन्होंने मना कर दिया था। बांडीपुरा के बतरेना इलाके में सवेरे सुबह 8:30 बजे के करीब शुरू हुआ। ये फौज और पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा इनकाउंटर साबित हुआ, क्योंकि इसमें जो 2 मिलिटेंट मारे गए हैं, पुलिस के मुताबिक उनमें से एक मिलिटेंट वसीम बारी, उसका भाई और उसके जो वालिद है, उनकी किलिंग इसमें इन्वॉल्व था। इस वजह से एक बहुत बड़ा इनकाउंटर फौज और पुलिस के लिए साबित हो गया। जहां तक जो सरेंडर अपील है उसका ताल्लुक है, आमतौर पर देखा गया है कि जहां पे भी लोकल मिलिटेंट ट्रैप हो जाते हैं, वहां पे पुलिस उनको सरेंडर करने का मौका देती है। यहाँ पे भी यही बात दोहराई गई कि सरेंडर के लिए अपील की गई, लेकिन उन्होंने वो पेशकश ठुकरा दी और उसके बाद फौज और जो मिलिटेंट एक मकान के अंदर छुपे बैठे थे, उनके दरमियान शदीद गोलियों का तबादला हुआ। और हमने ये भी देखा कि जो मिलिटेंट है वो मकान छोड़ के बाहर आ गए और मकान के बाहर सहन में वो दोनों मिलिटेंट मारे गए। और इस वक्त जो सूरत हाल इलाके में वो यही है कि सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 2 लोकल मिलिटेंट्स मारे गए हैं। है ना, मैं आपको ये भी बताता चलो, इनमें से एक मिलिटेंट वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान चला गया और बाद में वो वहां से हथियारों की तरबियत लेके वापस यह कश्मीर हुआ। जो दूसरा मिलिटेंट है वो पिछले साल ये गायब हुआ था घर से, और उसके बाद वो उस मिलिटेंट सफों में वो शामिल हो गया था। फिलहाल इस वक्त जो DIG नॉर्थ कश्मीर वो इस वक्त इलाके में पहुंच गए हैं और इलाके में जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है, जबकि गोलियों का जो तबादला है वो रुक गया है। ये है ना जी सईद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। मुल्क की कई रियासतों में तूफ़ानी बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव का सिलसिला बरकरार है। हवा का कम दबाव तूफ़ान में तब्दील हो गया है। महकमा मौसमियात ने इसको गुलाब तूफ़ान का नाम दिया है। तूफ़ान गुलाब आज शाम तक खलीज बंगाल के साहिल गोपालपुर और कलिंगापट्टनम से टकराएगा। तूफान का मरकज कलिंगापट्टनम से 440 किलोमीटर दूरी पर है। तूफान की वजह से साहिली इलाकों में चलने वाली कई ट्रेनों को रद्द किया गया है। और चलिए आंध्र प्रदेश में क्या कुछ तैयारियां हैं इस तूफान के पेश नज़र, इसी के ताल्लुक से जानकारी हासिल करेंगे विजयवाड़ा में मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इसाक से। इसाक, आपसे जानना चाहेंगे, साहिली आंध्रा में तूफान के असर की बात की गई है, क्या कुछ वहां पर इसको लेकर तैयारियां? हाँ हिना, देखा जाए तो विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम और विजयनगरम के साथ यानाम जो यूटी है वहाँ भी पूरी तरह से रेड अलर्ट कर दिया गया है। वहीं वेस्ट गोदावरी और ईस्ट गोदावरी में ऑरेंज डिक्लेयर किया है। आज सुबह, कल रात से जो है ना श्रीकाकुलम में और विजयनगरम में जोरदार बारिश हो रही है। आज सुबह से जो है ना विशाखापट्टनम में बारिश शुरू हो गई है।
जहां हवा भी आ रही है वहां पे देखा जाए तो सुबह से जो है ना पूरी तरह से जो एनडीआरएफ के टीम्स है वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशंस में पड़े हुए हैं। जहां तटवर्ती इलाकों में, जो समुद्र के तटवर्ती इलाकों में जो रह रहे हैं उनको वहां से निकाला गया है। कई लोगों को जो इलेक्ट्रिसिटी और जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो फायर स्टेशन सभी जो लोग हैं उन ऑफिशियल्स को जो लीव पे है वो पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया। जी, तो इंतजामिया पूरी तरह से वहां अलर्ट पर नजर आ रहा है, लोगों को भी महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया है और लगातार तूफान की जो पेशकदमी है उस पर नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया इसाक तमाम तर जानकारी के लिए। पंजाब की नई काबीना की आज हलफबरदारी है। आज शाम 4:30 बजे हलफबरदारी तकरीब मुनक़िद होगी। चरणजीत सिंह चन्नी की नई काबीना में साबिक वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी समझे जाने वाले 5 अरकान असेंबली को जगह नहीं दी गई है। वाज़ेह है कि वज़ीर आला चरणजीत सिंह चन्नी ने काबीना में तौसीक़ के लिए कल गवर्नर से मुलाकात की थी। तो पंजाब की नई काबीना की आज हलफबरदारी तकरीब है। 4:30 बजे ये तकरीब मुनक़िद होना है और जिस तरह से लगातार खबरें गर्दिश कर रही हैं उसके मुताबिक, ज़राए के मुताबिक चरणजीत सिंह चन्नी की नई कैबिनेट में साबिक वज़ीर आला यानी कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी समझे जाने वाले 5 अरकान असेंबली को जगह नहीं दी गई है। नए चेहरों को यहाँ पर जगह दी गई है। कई अहम नाम जो हैं वो भी गर्दिश कर रहे हैं और इन नामों पर आज शाम 4:30 बजे मोहर भी लग जाएगी। आपको बताएं कि वज़ीर आला चरणजीत सिंह चन्नी ने काबीना में तौसीक़ के लिए कल ही गवर्नर से मुलाकात भी की थी। तो सबसे अहम इसलिए इस तकरीब को माना जा रहा है क्योंकि जो साबिक वज़ीर आला हैं, साबिक सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनके करीबी समझे जाने वाले 5 अरकान असेंबली को इस नई कैबिनेट में जगह नहीं दी गई है। यानी अक्सर 9 तश्कील जो है वो की जा रही है। अभी जो मौजूदा वज़ीर आला हैं चरणजीत सिंह चन्नी, उनके ज़रिए, और इसके लिए बाकायदा कल उन्होंने गवर्नर से भी मुलाकात की थी। तो आज इस तकरीब पर सभी की नज़रें लगी हुई हैं। एक और अहम खबर, श्रीनगर में डल झील पर आज शानदार पैमाने पर एयर शो का खास एहतमाम किया गया। फ़िज़ाइया ने अपनी नौइयत का पहला मुनफरिद शो यहाँ मुनक़िद कराया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जश्न के इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक रहे। लगभग 300 तलबा ने फ़िज़ाइया की करतबबाजी का बराह रास्त मुशाहिदा किया। जंगी तैयारे मिग-21 और सुखोई 30 तैयारों ने आसमान पर खलाबाजियाँ करके सबको दम बखुद कर दिया। पैराग्लाइडर्स ने फ़िज़ा में कौमी परचम लहराकर हाज़रीन को पुरजोश कर दिया। तो श्रीनगर में डल झील पर आज शानदार पैमाने पर एयर शो का एहतमाम किया गया। आपको बताएं कि फ़िज़ाइया ने अपनी नौइयत का ये पहला शो यहाँ पर मुनक़िद करवाया और इस मौके पर तमाम जो नाज़रीन थे वो भी वहाँ पर मौजूद रहे। चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे परवेज़ भट्ट का। परवेज़, आपसे जानना चाहेंगे, आज एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा जो है वहाँ पर देखने में आया, तफसीलात चाहेंगे। बिल्कुल है ना, आपने सही फरमाया। आज जो अगर हम झील डल की बात करें जो कि दुनिया में काफ़ी मशहूर है, आज उसकी शोहरत
اور زیادہ بڑھ گئی یہاں پہ ہے، کیونکہ صبح تقریباً 10 بجے یہاں پہ ایئر فورس جو ہے انہوں نے ایئر شو کا انعقاد یہاں پہ کیا، جس میں جو اگر ہم بات کریں ہوائی جہاز، جو جنگی ہوائی جہاز ہیں، خاص طور یہ وہاں پہ M21 یا سنوک کی بات کریں، چنوک جسے کہتے ہیں، سوری، تو ان سب جہازوں نے اس میں حصہ لیا اور انہوں نے ہوا میں وہاں پہ اپنی کلابازیاں دکھائیں، جس سے کہ جو حاضرین وہاں پہ موجود تھے، جو دیکھنے والے وہاں پہ موجود تھے، وہ کافی محصور ہو کے رہ گئے۔ اگر ہم اس شو کی بات کریں تو تقریباً 300 کے قریب جو اسکولی بچے ہیں ان کو بلایا گیا تھا SKICC یہاں پہ سری نگر میں، جہاں پہ یہ شو منعقد کیا گیا تھا۔ ساتھ ہی ہم بات کریں تو LG منوج سنہا بھی اس پروگرام میں شامل ہوئے، اور انہوں نے خاص طور اپنے اسپیچ میں اس شو کے دوران یہ بھی کہا کہ جو کشمیری یوتھ ہے ان کے لیے کافی ایک اپرچونٹی ہے ایئر فورس میں، وہ جا سکتے ہیں۔ دوسرا انہوں نے ماحولیات پہ بھی بات کی کہ ماحولیات کو کیسے یہاں پہ تحفظ دیا جا سکتا ہے، کیونکہ ڈل پہ یہ ایونٹ تھا تو ڈل کو بچانے کی بات بھی ساتھ ساتھ میں ہوئی۔ تو کل ملا کے دیکھیں تو آج کا ایونٹ جو ہے اس پچھلے 3-4 روز سے لگاتار اس کی تیاریاں چل رہی تھی، کل بھی اس کی ریہرسل ہوئی تھی، اور تقریباً مارا ہے تقریباً 3 دہائیوں کے بعد یہ ایئر شو جو ہے یہ یہاں پہ منعقد کیا گیا۔ اگر ہم بات کریں تو ملک میں کچھ ہی چند ہی ایسی جگہ ہیں جیسے جہاں پہ یہ ایئر شو ہوتے ہیں، جیسے چندی گڑھ ہو یا باقی کچھ جگہ ہیں، تو یہاں کشمیر میں ہمیشہ یہ رہتا تھا کہ سیکیورٹی کو لے کر مسئلہ رہتا تھا، لیکن اس شو کے ہونے سے یہ بھی ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ سیکیورٹی جو یہاں پہ سچویشن ہے وہ بھی کافی امپروو ہو گئی ہے۔ حالانکہ جو سیکیورٹی انتظامات ہیں وہ کافی کڑے کیے گئے تھے۔ یہ جو بلیوارڈ روڈ جس پہ ابھی اس ٹائم ٹریفک بحال کر دیا گیا ہے، صبح کے ٹائم اس پہ ٹریفک لگاتار بند تھا اور آنے جانے والے لوگوں کو اجازت نہیں دی جا رہی تھی یہاں سے آنے کی، تاہم پھر بھی پرامن طریقے سے بہت ہی اچھے ماحول میں یہ ایئر شو جو ہے یہ ہوا ہے۔ یہاں پہ اگر ہم بات کریں سوریہ کرن جو ہے ان کے جو ایروبیٹکس کی ٹیم ہے، ایروبیٹکس ٹیم، انہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، اور انہوں نے جو کلابازیاں جو جہازوں کی ہے ہوا میں، اس سے جو ناظرین تھے یہاں پہ دیکھنے والے تھے، جھیل ڈل پر شاندار پیمانے پر ایئر شو کا خاص اہتمام اور ایک نئی تصویر جو ہے وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا پرویز تمام تر جانکاری کے لیے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے جموں کشمیر کے پلوامہ میں خود روزگار کی مثال قائم کرنے والے 2 بھائیوں بلال احمد شیخ اور منیر احمد شیخ کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ زرعی شعبے میں کئی نئی اختراعات ہو رہی ہیں اور اس سے روزگار کے بہتر مواقع میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ پلوامہ کے دونوں بھائیوں کو وزیراعظم نے نئے ہندوستان کی مثال قرار دیا۔ ساتھیوں، پارمپرک کھیتی سے آگے بڑھ کر کھیتی میں ہو رہے نئے پریوگ، نئے وکلپ لگاتار سوروزگار کے نئے سادھن بنا رہے ہیں۔ پلوامہ کے 2 بھائیوں کی کہانی بھی اسی کا ایک اداہرن ہے۔ جموں کشمیر کے پلوامہ میں بلال احمد شیخ اور منیر احمد شیخ نے جس پرکار اپنے لیے نئے راستے تلاشے، وہ نیو انڈیا کی ایک مثال ہے۔ 39 سال کے بلال احمد جی ہائیلی کوالیفائڈ ہے، انہوں نے کئی ڈگریاں حاصل کر رکھی ہے۔ اپنی اچ شکشا سے جڑے انوبھووں کا استعمال آج وہ کرشی میں خود کا سٹارٹ اپ بنا کر رہے ہیں۔ بلال جی نے اپنے گھر پر ہی ورمی کمپوسٹنگ کی یونٹ لگائی ہے۔ اس یونٹ سے تیار ہونے والے بایو فرٹیلائزر سے نہ کیول کھیتی میں کافی لابھ ہوا ہے، بلکہ یہ لوگوں کے لیے روزگار کے اوسر بھی لے کر آیا ہے۔ ہر سال ان بھائیوں کی یونٹ سے کسانوں کو قریب 3000 کوئنٹل ورمی کمپوسٹ مل رہا ہے۔ آج ان کی اس ورمی کمپوسٹنگ یونٹ میں 15 لوگ کام بھی کر رہے ہیں۔ ان کی اس یونٹ کو دیکھنے کے لیے بڑی سنکھیا میں لوگ پہنچ رہے ہیں، اور ان میں زیادہ تر ایسے یوا ہوتے ہیں جو کرشی چھیتر میں کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ پلوامہ کے شیخ بھائیوں نے جاب سیکر بننے کی جگہ جاب کریٹر بننے کا سنکلپ لیا، اور آج وہ جموں کشمیری نہیں بلکہ دیش بھر کے لوگوں کو نئی راہ دکھا رہے ہیں۔ ایک اچھی خبر، دھولیا کے عاصم خان نے UPSC امتحان میں شاندار کامیابی حاصل کی۔ عاصم خان نے اردو میڈیم سے تعلیم حاصل کی ہے۔ انجینئرنگ کی پڑھائی کے باوجود عاصم نے UPSC میں بھی اردو مضمون کو ہی ترجیح دی۔
आसिम की कामयाबी इस बात की दलील है कि उर्दू जरिए तालीम से भी कामयाबी के झंडे गाड़े जा सकते हैं। हर किसी की आंखों में ख्वाब होते हैं, मेहनत और जुस्तजू से ही ख्वाब की ताबीर मुमकिन होती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है महाराष्ट्र के धोलिया शहर के आसिम खान ने। आसिम खान ने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में 558 ऑल इंडिया रैंक हासिल की है। आसिम खान का कहना है कि मेहनत के बगैर कामयाबी का तस्वर भी मुमकिन नहीं है। बहुत लंबा सफ़र रहा है, कई मरतबा नाकामियाँ हुई है, लेकिन आखिरकार जाकर मैंने इसमें कामयाबी हासिल की है। बहुत खुशी हो रही है, इस वक्त घर वाले भी सब खुश है। इस बार का अटेम्प्ट तो मैं स्किप ही कर रहा हूँ, लेकिन ज्वाइनिंग के बाद देखते हैं जैसा भी रहेगा, अभी इस बारे में डिसाइड नहीं। आसिम खान की तालीम धोलिया के LM सरदार उर्दू स्कूल से हुई। बाद में उन्होंने नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी जलगांव से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। आसिम ने UPSC का इम्तिहान उर्दू जुबान में दिया। आसिम खान को शुरू में नाकामी मिली, लेकिन मुसलसल जुस्तजू के सबब कामयाब हुए। उनके खानदान में ज्यादातर अफराद उर्दू टीचर हैं और उर्दू स्कूलों में दर्सो तदरीस की खदमात अंजाम देते हैं। आसिम खान अपने वालिदैन की दुआओं और यकीन को कामयाबी की अहम वजह करार देते हैं। मैं अपने पेरेंट्स और अपने घर वालों को इसका श्रेय देना चाहता हूँ कि इतनी मरतबा नाकामी के बाद भी वो मेरे पीछे खड़े रहे, मेरे साथ खड़े रहे और मुझे यहाँ तक पहुँचने में मदद की। इसके अलावा जिन कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैं जुड़ा रहा हूँ और मेरे फ्रेंड्स वगैरह का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो बार बार नाकाम हो रहे हैं, जो इसलिए शुरू करना चाहते हैं। मैं ऐसे स्टूडेंट्स को, ऐसे पेरेंट्स को यही कहना चाहता हूँ कि ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, आपको इसमें कोशिश करना है कि आप दूसरों से बेहतर करें, और वो कैसे करना है उसके लिए आप सिलेबस पर ध्यान दें, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए, अपने खुद के रिसोर्सेज नोट्स बनाएं ताकि आप दूसरों से बेहतर परफॉर्म करके इसमें कामयाबी हासिल कर सकें। आसिम खान ने हज हाउस कोचिंग सेल और जामिया मिल्लिया इस्लामिया से UPSC की कोचिंग हासिल की। उन्हें कई मरतबा नाकामी का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और बिलाखिर जोहदे मुसलसल ने उन्हें कामयाबी से सरफराज किया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुंबई से मोहिउद्दीन की रिपोर्ट। माया साबले 12 साल से सफाई से मुताल्लिक गैर मुनज़्ज़म शोबे में काम कर रही हैं। वो नालों की सफाई का काम करती थी। इस काम में रोज़ी रोटी चलाने की गुंजाइश नहीं थी। उनके हालात भी काफ़ी ख़राब थे। इस बीच माया ने बेहतर रोज़गार की तलाश करने की कोशिश की, लेकिन तालीम से दूरी की वजह से उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस जद्दोजहद के बीच माया को औरंगाबाद में वाक़े वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज के बारे में जानने का मौका मिला और उनकी जिंदगी की कहानी बदल गई। स्वच्छता और पानी, 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 हमको बचानी है ये जिंदगानी। नमस्कार, माझं नाव माया राजू साबळे आहे। मेरा नाम माया राजू साबले है। मैं मुंबई में लोकशाहीर अन्ना भाऊ साथी नगर में रहती हूँ। मेरी 3 बेटियाँ हैं। मेरे पति हमें तब छोड़ गए जब हमारी सबसे छोटी बेटी सिर्फ 8 महीने की थी। मैंने अपनी बेटियों को पाला पोसा और पढ़ाया लिखाया। उसके लिए मैंने लोगों के घर पर 2-3 साल तक बाइक का काम किया, परंतु वह काम हमारी आजीविका के लिए व्यवहार स्रोत नहीं था। मग मी छोटं मोठं काम करत होते, धुणं भांड्याचं काम मी 2-3 वर्ष केलं। त्यातून मला काही म्हणजे व्यवस्था माझी होत नव्हती। मुकेश वाकरे साहब वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज के मुकेश वाकरे ने मुझे सलाह दी कि मैं इंस्टीट्यूशन से 6 दिन ट्रेनिंग प्राप्त करूं और देखूं कि मुझे कैसा लगता है। वर्ल्ड टॉयलेटचं त्यांनी मला सर्टिफिकेट दिला आणि मग मला बोलले बघा ते सर्टिफिकेट तुम्हाला जर भेटलं। एक प्रशिक्षित स्वच्छता कार्यकर्ता बनने के बाद आदिनाथ और मुकेश वाकरे साहब ने मुझे आश्वासन दिया कि वे मुझे अपना सहयोग देंगे। अब मेरे पास दफ्तर में एक सफाई कर्मचारी की नौकरी है। मेरे पास एक अच्छी पगार है। मैं और मेरा परिवार अब सुखी हैं। करता तिथून मला चांगली पेमेंट वगैरे सर्व काही मिळत राहिले आणि मी माझा परिवार वगैरे आता एकदम सुखात आहोत। हीच माझी इच्छा आहे की बस
आता इथं मग इथून मेरी आशा है कि मेरी बेटियां उच्च शिक्षा प्राप्त करें, एक अच्छी नौकरी करें और एक शक्तिशाली और स्वतंत्र महिला बने। पायावर उभं राहिलं पाहिजे, हेच माझे स्वप्न आहे. स्वच्छता और पानी पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर, हिंद पाक अफवाज के बीच कुछ देर तक फायरिंग का तबादला। कुपवाड़ा जिले के टेटवाल सेक्टर में हुआ फायरिंग का तबादला और एसएसपी कुपवाड़ा के मुताबिक कोई जानी नुकसान नहीं। तो बेहद अहम खबर जम्मू कश्मीर से, हिंद पाक अफवाज के बीच कुछ देर तक फायरिंग का तबादला। कुपवाड़ा जिले के टेटवाल सेक्टर में हुआ फायरिंग का तबादला। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इस सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।